हाँ जी डियर व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार। आज का जो वीडियो है वो कल वाले ही चैप्टर का पार्ट 2 है। और हमने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। वीडियो के जो कल वाला पार्ट था उसके अंदर हमने बेसिक ये पढ़ा था कि जो 1960 से लेके 1970 तक का टाइम पीरियड है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कैसे कैसे चैलेंज लेके आया था। और उसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा था कि दो तो हमारे कांग्रेस के लीडर्स की डेथ होगी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की। इसके अलावा दो वॉर हुई, 1962 चाइना, 1965 पाकिस्तान। इसके अलावा दो इलेक्शन, 1967 का जिसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोलते हैं और एक 1969 का इलेक्शन जो इंडिया के प्रेसिडेंट को लेके हुआ था। और ये सारे जो चैलेंज है एक हमने पढ़ा उसके अंदर कि 1960 से लेके 1965 तक ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर फेमाइन्स आई। ये सारे चैलेंज थे जो कांग्रेस पार्टी को फेस करने पड़े 1960 से लेके 1970 तक। इसके अलावा हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू से शास्त्री तक का जो सफर है प्राइम मिनिस्टर का वो कैसे रहा। और उसके बाद जो शास्त्री है उनकी मौत के बाद इंदिरा गांधी कैसे देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। आपको पता है कि इंदिरा गांधी का जो मुकाबला हुआ था वो मोरारजी देसाई के साथ था, पार्टी के अंदर ही चल रहा था। और फाइनली 2/3 मेंबर्स जो कांग्रेस के थे उन्होंने इंदिरा गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखा 1966 में। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी का जो टाइम पीरियड है 1966 से लेके 1971 तक, उस टाइम पीरियड में क्या क्या क्राइसिस आए और इंदिरा गांधी ने उन क्राइसिस को कैसे फेस किया, उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया। तो अब हम इंदिरा गांधी का जो पॉलिटिकल कैरियर है उसका 5 साल का जो ये सफर है वो कैसा रहा और उसमें क्या क्या अप डाउन्स आए और कैसे इंदिरा गांधी ने उन सबको सॉर्ट आउट किया। तो 1966 के अंदर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर जो इन एक्सपीरियंस है, जिसके पास कोई राजनीति का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ 1959 के अंदर इंदिरा गांधी को 1 साल के लिए कांग्रेस का पहले प्रेसिडेंट बनाया गया था और नेहरू की कैबिनेट के अंदर भी उनको सेक्रेटरीट का जो पार्ट है उसके अंदर ऐड किया गया था। तो ज़्यादा कोई लंबा एक्सपीरियंस है जो इंदिरा गांधी के पास, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत कम था, लेकिन सिंडिकेट मेंबर्स ने ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जिसको वो इजीली कंट्रोल कर सके। तो इंदिरा गांधी अब देश की प्रधानमंत्री हैं और उनको एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम उनके अभी प्रेजेंट टाइम में है जिसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। और एक प्रॉब्लम जो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो उस समय जो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है आपकी डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारे पास विदेशी मुद्रा होती है जिससे हमारे देश का दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रेड होता है, उस मुद्रा का भंडार है जो वो लगातार कम हो रहा है। तो और दूसरा हमारे पास बेसिकली है यहाँ पर फूड क्राइसिस। ये दो बड़े चैलेंज थे इंदिरा गांधी जिस समय देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। तो इसके वजह से ही लगातार देश के अंदर प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, यानी कि देश के अंदर जो महंगाई है वो इंक्रीज हो रही थी। ये सारी प्रॉब्लम्स इंदिरा गांधी उस समय पर फेस कर रही थी। तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले 1967 के अंदर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक इकोनॉमिक स्टेप लिया जिसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपने ही देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देना डॉलर के मुकाबले। कैसे, देखिए उस समय जो डॉलर का रेट था वो लगभग 4 पे 70 पैसे के आसपास था। तो इंदिरा गांधी ने इसकी जो कीमत है वो 7 रुपये कुछ 10 या 12 पैसे के आसपास कर दी। तो इसका मतलब कि जो डॉलर पहले 4 पे 70 पैसे था तो गवर्नमेंट ने उसको 7 रुपये के प्लस कुछ पॉइंट 10-12 के आसपास कर दिया। तो इससे हमें डॉलर लेने के लिए जो लोकल हमारी करेंसी है उसकी ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी। तो इससे हमारी करेंसी वीक होगी और इस कंसेप्ट को बोलते हैं डीवैल्यूएशन।
लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि इंदिरा गांधी ने डीवैल्यूएशन क्यों किया, देश की करेंसी वीक क्यों की, तो इसके पीछे एक आर्थिक कारण होता है कि जब भी हम अपने देश की करेंसी को वीक करते हैं तो इसके साथ जो बाहर की एमएनसी कंपनीज हैं वो देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा आती हैं, क्योंकि जब रॉ मटेरियल सस्ता होता है तो एमएनसी कंपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करती हैं। अब जैसे ही भारत की करेंसी वीक होगी तो जो इंटरनेशनल जो भी एमएनसी कंपनी है उनको भारत के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो चीप रेट पे मिलेगा, तो जिससे कंपनियां भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगी और इन्वेस्टमेंट करने के साथ इंडिया के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टॉक है ये भी इंक्रीज होगा। तो ये स्टेप इंदिरा गांधी ने 1967 में लिया, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इसकी वजह से जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर और ज्यादा राइज कर सकते हैं। अब जैसे ही डिवैल्यूएशन हुआ, प्राइस राइज हो गए, तो ये देश के अंदर एक मुद्दा बन गया ओपोजिशन पार्टी के पास, खास करके सीपीआई और जो सीपीआई एम पार्टी है, जो कि प्रॉपर देखा जाए तो एक सोशलिस्ट पैटर्न पर चलने वाली पार्टीज है। और एमएनसी कंपनी को इंडिया के अंदर प्रमोट करना, ये स्टेप आपका है प्रॉपर कैपिटलिस्ट। तो जो सोशलिस्ट हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कैपिटलिज्म के खिलाफ थी, तो इसकी वजह से जगह जगह पर सीपीआई और सीपीआई एम जैसी जो पार्टीज हैं उन्होंने इंदिरा गांधी की जो सरकार है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये बहुत बड़े लेवल पर चला। और उसी समय राम मनोहर लोहिया, जिसके बारे में मैंने लास्ट चैप्टर में डिस्कशन किया था, उन्होंने स्लोगन दिया था नॉन कांग्रेस इज्म, क्योंकि वो कांग्रेस की इस विचारधारा के साथ एग्री नहीं थे और इसीलिए राम मनोहर लोहिया ने ये स्लोगन दिया नॉन कांग्रेस इज्म 1967 के अंदर। तो ये स्टोरी में स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी को ये चैलेंज है जो फेस करने पड़े। और इन्हीं सभी चैलेंज के बीच एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सरकार महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही है, ओपोजिशन पार्टियां सरकार के खिलाफ खड़ी हैं, जनता नाराज है, देश के अंदर फूड क्राइसिस है, इन सब के बीच में जाके 1967 में इलेक्शन हुआ, जिसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं था, इसके लिए मैंने कल एक टर्म यूज की थी पॉलिटिकल अर्थक्वेक। और ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक सभी पार्टीज के लिए नहीं था, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए। क्यों था? 1967 तक एक पॉइंट मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि सेंटर और स्टेट के इलेक्शन सेम डे पे होते थे, अलग अलग नहीं होते थे। तो 1967 का जब जो ये रिजल्ट आया था उस रिजल्ट का वर्डिक्ट क्या था? रिजल्ट क्या आया कि सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी है उसको सेंटर के अंदर सिर्फ 283 सीट्स मिली, जो कि पहले 3 इलेक्शन के मुकाबले अब तक की सबसे कम सीट थी, सबसे कम। इससे पहले वाले इलेक्शंस में 350 प्लस ही सीट थी, 352, 364, 371 के आसपास सीट कांग्रेस को हर इलेक्शन के अंदर मिली। लेकिन ये पहली बार हुआ कि कांग्रेस को सेंटर में सबसे कम सीट आई। हालांकि गवर्नमेंट बन गई, सरकार तो बना गए वो, लेकिन सीट सबसे कम आई। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ कि कांग्रेस पार्टी इंडिया की 9 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हार गई और ये कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार थी, सबसे बड़ी। अब कौन सी स्टेट्स में हारी? पंजाब में हारी, इसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी, यूपी के बाद सॉरी दिल्ली नहीं है, यहां पर एक स्टेट आपकी बिहार, बिहार के बाद बंगाल, बंगाल के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र। ये सभी स्टेट्स के अंदर जो कांग्रेस है वो उस समय हारी। और एक स्टेट इसके अंदर जहां कांग्रेस हारी वो थी आपकी मद्रास, जिसको आजकल हम तमिलनाडु बोलते हैं। उस समय तक इसका नाम मद्रास था,
जो तमिलनाडु नेम है वो 1969 में रखा गया था। इससे पहले हम मद्रास को तमिलनाडु को मद्रास ही बोलते थे। तो ये 9 स्टेट्स थी जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो सबसे बड़ा 2 लॉस हो गए 1967 के। अब तीसरा लॉस था कि इंदिरा गांधी के जो हाफ कैबिनेट मिनिस्टर थे ये खुद इलेक्शन हार गए। कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ी पोस्ट होती है किसी भी देश के पीएमओ ऑफिस के पास। तो पीएम के साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं इनमें से लगभग आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्री हैं जो वो इलेक्शन हार गए। अब कौन से जो मेन पॉपुलर लीडर थे जो हारे हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो खुद कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे के कामराज, जिसके बारे में मैंने कल बताया था, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते थे उस समय मद्रास। तो ये खुद इलेक्शन हार गए। के कामराज जी खुद इलेक्शन हार गए, पार्टी का लीडर ही हार गया जो मेन प्रेसिडेंट था। इसके बाद एस के पाटिल जी हारे जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। अतुल्य घोष हारे जो कि बंगाल से वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। के बी सहाय हारे जो कि सीनियर लीडर थे, कैबिनेट मंत्री के पोस्ट पर थे, जो कि बिहार से थे, ये हारे। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये बड़ी बड़े जितने भी लीडर थे ना जो कैबिनेट मंत्री के दावेदार थे और जो कैबिनेट मंत्री भी थे उस समय काफी, तो उनमें से आधे से ज्यादा तो ये लीडर खुद ही हार गए। तो देखिए कैबिनेट मंत्री का हारना एक बहुत बड़ा लॉस होता है किसी भी पार्टी का। और इसके अलावा कांग्रेस 9 स्टेट्स में हारी। सेंटर में सरकार तो उन्होंने बना ली लेकिन सीट सबसे कम आई पहले 3 इलेक्शन के मुकाबले, 1952, 1957, 1962, 1967। अब इन 3 इलेक्शन के मुकाबले ये अब तक की सबसे कम सीट थी, सिर्फ 283, जबकि ऊपर चेक करोगे तो इनकी सीट लगभग 350 प्लस थी। तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा डाउनफॉल था और इसीलिए 1967 का जो इलेक्शन है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक। उसके बाद इंदिरा गांधी जब ये 1967 का इलेक्शन हारी तो कुछ स्टेट ऐसी थी जहां पर किसी को भी क्लियर गवर्नमेंट नहीं बनी। अगर एग्जांपल की बात करें तो पंजाब के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई। किस किस पार्टी ने मिलके बनाई? सबसे पहले इसके अंदर SAD, श्रोमणी अकाली दल पार्टी, जो कि बादलों की पार्टी है, इसके साथ सपोर्ट किया CPI ने। CPI के साथ सपोर्ट किया CPIM, जो कि 1964 में ये पार्टी बनी थी, इन्होंने सपोर्ट किया। तो 1967 के अंदर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट का जो एक इरा है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। टारगेट ओनली कांग्रेस। और इन सब ने मिलके एक सरकार बनाई जिसको पंजाब के अंदर बोलते हैं पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। तीनों ने मिलकर सरकार बनाई। फिर इसके अलावा बिहार के अंदर 2 पार्टी SSP एंड PSP, इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। तो कोलिशन गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड है वो यहां से स्टार्ट हुआ। हालांकि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के अंदर पहली कोलिशन गवर्नमेंट कहां बनी है तो वो आपकी केरल में बनी है 1957 में, जिसके अंदर CPI पार्टी ने 5 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को जोड़कर अपनी गवर्नमेंट 65 मेंबर के साथ बनाई थी। तो यहां से 1967 में ही भारत के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं वो बननी स्टार्ट होगी। तो ये भी एक चैलेंज था इंदिरा गांधी। इसी 1967 के इलेक्शन के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, आया राम गया राम। बहुत ही फेमस स्लोगन है, एक प्रोवर्ब है इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर, आया राम गया राम। अब ये प्रोवर्ब है क्या? इसको आप इंग्लिश के अंदर लिखोगे डिफेक्शन। और डिफेक्शन का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब अपनी पार्टी चेंज करता है, जिसको हम बोलते हैं दल बदल। और इसी को इंडिया के अंदर एक नाम और यूज किया जाता है, क्रॉस फ्लोर। क्रॉस फ्लोर। तो ये 3 नाम यूज किए जाते हैं। ये हिंदी के अंदर नाम यूज किया जाता है, ये लॉ की लैंग्वेज में यूज किया जाता है और ये पार्लियामेंट के अंदर
लॉ के तौर पर यूज किया जाता है, क्रॉस फ्लोरिंग या क्रॉसिंग फ्लोर। अब ये है क्या चीज, देखो 1967 में जो एमएलए या जो एमपी थे वो बार बार अपनी पार्टीज चेंज कर रहे थे। तो यहीं पर एक 1967 के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक हरियाणा के एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल। गयालाल, इस व्यक्ति ने क्या किया, 14 दिन के अंदर अंदर 14 डेज के अंदर अंदर 3 बार अपनी पार्टी है जो वो चेंज करी। पहले वो कांग्रेस में से वो चले गए यूनाइटेड फ्रंट में, दोबारा फिर कांग्रेस में आ गए, फिर ये यूनाइटेड फ्रंट में चले गए और फिर ये वापस किस में आ गए, कांग्रेस में। तो इन्होंने 14 दिन के अंदर अंदर लगभग 3-4 बार अपनी जो पार्टी है वो चेंज की। तो इनका नाम था गयालाल। अब उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस व्यक्ति ने एड्रेस किया उनका नाम था राव बजेंद्र। राव बजेंद्र। तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो गया राम थे, उन्होंने लाल की जगह पर वर्ड क्या बोल दिया, गया राम थे, वो अब आया राम हो गए। कि वो पहले कांग्रेस में से चले गए थे, अब वो कांग्रेस में वापस आ गए हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो गया राम थे वो अब आया राम हो गए, क्योंकि वो पार्टी में वापसी कर रहे हैं। तो यहीं से ये प्रवर्ब स्टार्ट हुई, आया राम गया राम। और इसका मतलब होता है पार्टी चेंज करना, जिसको हम बोलते हैं डिफेक्शन, और इसी को बोलते हैं क्रॉस फ्लोर, फ्लोर क्रॉस करना। जैसे आप पार्लियामेंट देखोगे ना, पार्लियामेंट के अंदर एक इधर इधर हमारी रूरल पार्टी बैठी है और इधर हमारी ऑपोजिशन पार्टी बैठी है। तो ये रूरल पार्टी का पर्सन अगर इधर आ गया तो इसने ये वाला फ्लोर क्रॉस करके इधर आ गया, अगर वो उधर दूसरी पार्टी में चला गया तो वो इधर फ्लोर क्रॉस कर गया। तो ये फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब होता है पार्टी चेंज करना, ऑपोजिशन से कभी रूरल के अंदर आ जाना और कभी इसके अंदर आ जाना। तो यहां तक की ये स्टोरी इंदिरा गांधी को सारी फेस करनी पड़ी। और उसके बाद आया ईयर 1969, और 1969 के अंदर जाकर जो कांग्रेस पार्टी है उसके 2 फाड़ हो गए, स्प्लिट इन दी कांग्रेस पार्टी। यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कल की वीडियो में आपको बोल रहा था। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि स्प्लिट कैसे हुई। तो 1969 की जो स्प्लिट है उसका पहला कारण था नेशनलाइज ऑफ बैंक्स। इंदिरा गांधी ने 1969 के अंदर जो भारत के 14 बैंक हैं, 14 बैंक्स हैं, उनका नेशनलाइज किया। अब नेशनलाइज का मतलब क्या होता है, नेशनलाइज का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी है, सपोज करो कि वो प्राइवेट है, अगर सरकार इस प्रॉपर्टी को परचेज करे और ये प्रॉपर्टी बन जाए किसी पब्लिक सेक्टर की, मतलब गवर्नमेंट की, तो इस चीज को बोलते हैं नेशनलाइज। जब भी कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट से पब्लिक बनती है दैट इज नाउन एज नेशनलाइज। तो उस समय इंदिरा गांधी ने इंडिया के जो 14 बैंक्स हैं, 14 जो बैंक्स हैं, इनका कर दिया नेशनलाइज। और जब ये नेशनलाइज किया तो इससे पार्टी के जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं वो नाराज हो गए। अब सिंडिकेट में सबसे ज्यादा नाराज कौन हो सकता है, तो वो हुए मोरारजी देसाई। अब क्यों हुए, उसका कारण क्या है, जो मोरारजी देसाई थे वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके बारे में मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था। और ये देश के वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे। अब जो बैंकों का मामला है ये सारा आता है फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर, लेकिन इंदिरा गांधी ने बिना फाइनेंस मिनिस्टर की सलाह के, बिना उनसे पूछे डायरेक्टली बैंकों का नेशनलाइज कर दिया। तो जिसकी वजह से मोरारजी देसाई इस बात से नाराज हो गए कि जब फाइनेंस का डिपार्टमेंट मेरे पास है तो मेरी एडवाइजरी के बिना आप कैसे इन बैंकों का नेशनलाइज कर सकते हो। तो जिसकी वजह से सिंडिकेट मेंबर है जो वो इंदिरा गांधी से नाराज हो गए कि इंदिरा गांधी अब सिंडिकेट से बिना पूछे अपने डिसीजन खुद ले रही है। तो उनका डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसकी वजह से पार्टी
दो स्प्लिट में डिवाइड होने के लिए तैयार होगी। तो ये था पहला पॉइंट, नेशनलाइज ऑफ बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1969 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो दो पार्ट में स्प्लिट क्यों हुई। तो पहला रीजन आ गया नेशनलाइज ऑफ बैंक्स इन इंडिया। तो इस नेशनलाइज को लेके आने के लिए उन्होंने यूज किया था ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला सकता है और ये 42 डेज के लिए वैलिड होता है, और 42 डेज के बाद अगर लोकसभा में आ जाता है और वहां से पास हो जाता है तो इसके बाद इसको एक्ट या कोई लॉ बना सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डिनेंस इंदिरा गांधी ने जो लेके आई है वो डायरेक्टली लेके आई है विदाउट एनी डिस्कशन विद द सिंडिकेट मेंबर्स। तो जिसकी वजह से सिंडिकेट मेंबर्स हैं जो वो इंदिरा गांधी से खफा हो गए, नाराज हो गए। दूसरा रीजन है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 1969। अच्छा, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो बैंकों का नेशनलाइज हुआ वो भी 69 में हुआ है। और उसके बाद अगली प्रॉब्लम आई दोनों पार्टीज के बीच में, इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। आपको पता है कि 1967 में इंडिया के जो राष्ट्रपति बने थे वो थे जाकिर हुसैन। लेकिन हुआ क्या कि 1969 के अंदर अचानक जो भारत के राष्ट्रपति है उनकी होगी डेथ, और डेथ होने के कारण ये इलेक्शन 1969 में दोबारा करवाने पड़े। और जब 1969 के अंदर दोबारा इलेक्शन हुए तो इसके अंदर जो सिंडिकेट मेंबर थे, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे मेन, वो चाहते थे कि हम इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी को देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। लेकिन जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी चाहती थी कि मैं नीलम संजीव रेड्डी की जगह पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नॉमिनेट करना चाहती हूँ वीवी गिरी को। तो दोनों की चॉइस में डिफरेंस था। प्राइम मिनिस्टर तो बोल रही है कि वीवी गिरी बनना चाहिए, सिंडिकेट की चॉइस है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में तकरार हो गया, और जिसकी वजह से जो पार्टी है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। नीलम संजीव रेड्डी है जो ये आपके बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट से, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये बाद में सिंडिकेट मेंबर बन गए थे। तो सिंडिकेट मेंबर की चॉइस थी नीलम संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी की चॉइस थी वीवी गिरी। दोनों इलेक्शन लड़े और रिजल्ट ये आया कि 1967 का जो इलेक्शन है उसके अंदर वीवी गिरी जीत गए थे, और जो नीलम संजीव रेड्डी है वो हार गए थे। इसका कार्टून भी आपको बुक के अंदर दे रखा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा जल्दी ही। तो ये दो रीजन हो गए जिसकी वजह से पार्टी स्प्लिट होगी। अब तीसरा रीजन था सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दो ग्रुप थे। जो इंदिरा गांधी का ग्रुप था वो सोशलिज्म पॉलिसीज लेके आना चाहता है, और जो सिंडिकेट है वो लेके आना चाहते हैं कैपिटलिज्म। तो दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंस था जिसकी वजह से उनके आपस में जो विचार हैं वो मैच नहीं करते थे, और पार्टी दो पार्ट में स्प्लिट हो गई 1969 के अंदर। तो तीन रीजन आपको क्लियर हो गए। पहला तो उन्होंने बैंकों का नेशनलाइज किया जिसकी वजह से सिंडिकेट ग्रुप नाराज हो गया। राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेके भी थोड़ी नाराजगी इसलिए थी कि वो किसी और को चाहते थे और इंदिरा गांधी वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी, और एक इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस होने की वजह से जो पार्टी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब ये जो स्प्लिट हुई इसके अंदर दो ग्रुप बने कांग्रेस के अंदर, एक का नाम है कांग्रेस ओ, एक का नाम है कांग्रेस आर। यहाँ पे ओ वाला जो ग्रुप है इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और जो आर है इसका है रिक्यूजाइजेशन। तो ये दो ग्रुप हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये बिलोंग करता है सिंडिकेट मेंबर्स को, और जो ये वाला ग्रुप है ये बिलोंग करता है इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी अपने ग्रुप को अलग लेके चल पड़ी और सिंडिकेट पार्टी से बाहर हो गए और उन्होंने अपना ग्रुप अलग बना लिया। इस तरीके से कांग्रेस है जो वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो इसके अंदर जो मेंबर है सिंडिकेट के, आपको मैंने कल भी बताया था
सबसे पहले के कामराज, नंबर 2 पर निजलिंग अप्पा, एस के पाटिल, सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके बाद अतुल्य घोष, अभी इसी के अंदर आ जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी। इसके अलावा मुरारजी देसाई। ये सभी आपके सिंडिकेट ग्रुप के मेंबर्स हैं। कुछ और मेंबर्स इन्होंने साथ में ऐड कर कर अपना एक नया ग्रुप बनाया और इस तरीके से कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड होगी। आप याद कैसे रखोगे आर और ओ को? ओ का मतलब होता है ओल्ड, आप इसको ऐसे याद कीजिए ओल्ड। ओल्ड का मतलब जो पुराने हैं, और पुराने कौन है? जो सीनियर है। और आर से याद रखोगे आप इंदिरा, आर इसके अंदर देखो इंदिरा, तो आप इसको ऐसे याद करो कि आर का ग्रुप इंदिरा का है, ओ मतलब ओल्ड है, ओल्ड मतलब सीनियर है, और सीनियर का मतलब ये सिंडिकेट है। आप इसको ऐसे इजीली याद कर सकते हो। तो ये थी कांग्रेस पार्टी की 1969 की स्प्लिट। और यहां जाके आपका फर्स्ट टॉपिक जो कंप्लीट हुआ, चैलेंज, डाउनफॉल कैसे आया कांग्रेस का। अब चलते हैं कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी रिकवर कैसे करेगी। अब देखिए 1969 से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट में स्प्लिट होगी, एक कांग्रेस ओ और एक होगी कांग्रेस आर। अब यहां से इंदिरा गांधी का आप गेम प्लान देखना, वो कैसे कैसे अपनी पार्टी को रिकवर करती है। अब आपको पता है कि 1967 का जो इलेक्शन है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को 283 सीट्स मिली थी, 283 सीट आई थी। अब देखिए इसमें से जो ये ग्रुप अलग हो गया कांग्रेस ओ, तो इसमें से बहुत सारे मेंबर तो निकल गए थे, ऑलमोस्ट 30 या 40 मेंबर तो इसमें से आउट हो गए थे। तो कांग्रेस ओ इसमें से बाहर चली गई। अब जहां पर जो सीट बची तो ऑलमोस्ट वो 240 के पास बची। और गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको पता है कि 50% मेजोरिटी जरूरी है। तो अगर उस समय की बात करें तो 529 मेंबर्स थे लोकसभा के, तो आपको सरकार बनाने के लिए 263 प्लस मेंबर चाहिए। तो इंदिरा गांधी के पास अब इतने मेंबर बचे नहीं थे, तो सरकार को कैसे बचाएगी, क्योंकि सिंडिकेट तो बाहर जा चुके हैं। तो गवर्नमेंट बचाने के लिए अब इंदिरा गांधी ने जो बैंकों का नेशनलाइज किया है, अब उसका गेम प्लान देखो कि उन्होंने कैसे पार्टी को रिकवर किया। अब जो बैंकों का नेशनलाइज किया है, इसके साथ इंदिरा गांधी ने एक तीर के साथ 2 निशाने लगाए हैं। कैसे? देखो जो नेशनलाइज है ये सीधा सीधा एक सोशलिज्म का कंसेप्ट है। अब सोशलिज्म के साथ जो सिंडिकेट है वो कैपिटलिस्ट है, तो सिंडिकेट चले गए बाहर। लेकिन जब जो पार्टियां सोशलिज्म के फेवर में थी वो इंदिरा गांधी का साथ देने के लिए आगे आ गई। जैसे एक पार्टी आगे आई डीएमके और एक पार्टी आ गई सीपीआई। तो इन्होंने दोनों ने मिलके कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर दिया। और कौन सी कांग्रेस को किया? आर को। क्यों किया? क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो बैंकों का नेशनलाइज किया है वो एक सोशलिस्ट पॉलिसी है। तो इन पार्टियों ने इसलिए इसको सपोर्ट किया क्योंकि ये पार्टी भी खुद सोशलिस्ट थी। तो ये था इंदिरा गांधी का माइंड कि बैंकों का नेशनलाइज करते हैं, इनकी सपोर्ट मिल जाएगी। अगर मेंबर कम भी होते हैं तो इन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर दिया और इंदिरा गांधी सिंडिकेट को इसके जरिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये गेम प्लान था। तो पार्टी रिकवर होगी। अगर उस समय इंदिरा गांधी नेशनलाइज ना करती तो ये पार्टी कभी भी इंदिरा गांधी को सपोर्ट ना करेंगी, और इनकी अगर सपोर्ट नहीं मिलती तो यहां पर सीट कम रह जाती और सरकार गिर जाती। तो इसको बोलते हैं कि एक तीर से 2 निशाने। लीडर को उठा के बाहर फेंक दिया और खुद की सरकार बचाने के लिए इनकी सपोर्ट इनको इजीली मिल गई इस काम की वजह से। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी 1969 में अपनी सरकार बचा गई, वरना उस समय सरकार चली जाती। अब दूसरा चैलेंज था इंदिरा गांधी के लिए कि जो 1967 में कांग्रेस पार्टी 9 स्टेट्स में हारी है उसकी रिकवरी कैसे की जाए। अब उसकी रिकवरी करने के लिए एक गेम प्लान उन्होंने तैयार किया। तो जो इलेक्शन 1972 में होने थे, आज मैं बहुत आराम से आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि
ये कंसेप्ट थोड़े आराम से समझने वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, प्रोसेस है एक लॉजिक बेस्ड है जिसको आप समझने में टाइम लगेगा। 1972 में इलेक्शन होने थे, दोनों इकट्ठे होने थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने सेंटर के इलेक्शन तो करवा दिए 1971 में, और जो स्टेट के इलेक्शन है वो करवाए इंटेंशनली 72 में। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इंदिरा गांधी को इस बात का तो विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए सेंटर के अंदर तो कांग्रेस पार्टी सरकार बना ही लेगी। और जब भी किसी देश के अंदर लोग स्टेट गवर्नमेंट को वोट डालते हैं तो वो ये सोचकर डालते हैं कि जो सरकार सेंटर में है वही स्टेट में होनी चाहिए। कारण, क्योंकि स्टेट को डेवलपमेंट के लिए जो पैसा है वो आएगा सेंटर से, ग्रांट सारी सेंटर ने देनी है। अब जैसे आप एग्जांपल समझो, आज की डेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी है और पिछले 3 प्लान से हरियाणा में भी बीजेपी है, तो लोग बीजेपी को वोट क्यों डाल रहे हैं हरियाणा में? उसका कारण यही है क्योंकि उनको पता है कि पैसा सेंटर से ही आना है और सेंटर में मोदी है, बीजेपी है, तो बीजेपी पार्टी अपनी स्टेट के अंदर पैसा वहां देगी जहां पर उसकी खुद की गवर्नमेंट है। और ये बात इंदिरा गांधी आज से कई साल पहले समझ चुकी थी, और इसीलिए क्या किया उन्होंने, इलेक्शन करवाई 1971 में। पर कौन से करवाए? सिर्फ सेंटर के। अगर वो चाहती तो 1967 से लेके 1972 तक 5 साल प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उसने ये इलेक्शन 71 में करवाया, मतलब लोकसभा को 1 साल पहले ही डिसॉल्व कर दिया और सिर्फ 4 साल के लिए ही शासन किया। इलेक्शन ही 1 साल पहले करवा लिए, खुद का सेक्रीफाइस कर दिया कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर चाहे 4 साल बनना पड़े, लेकिन स्टेट के अंदर रिकवरी बहुत जरूरी है। तो पार्टी को इमरजेंस करने के लिए उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का 1 साल का सेक्रीफाइस कर दिया। तो जब 1971 में इलेक्शन हुआ, उसी समय बांग्लादेश की लड़ाई भी खत्म हुई थी और इंदिरा गांधी बहुत ही बड़े मार्जिन से यहां जीत के आई थी, और उसी समय इलेक्शन अगले साल करवा दिया स्टेट का। तो लोगों ने ये देखा कि सेंटर में सरकार कांग्रेस की आ चुकी है, पैसा यहीं से आना है, तो स्टेट में भी किसको वोट डालो? कांग्रेस को डालो। और रिजल्ट क्या आया 1972 में? जिस 9 स्टेट में कांग्रेस हारी थी, अब वही उसमें से 8 जो ऐसी स्टेट हैं जिसके अंदर इंदिरा गांधी जीत गई। ये गेम प्लान था कि सेंटर के इलेक्शन पहले करवाओ, सेंटर में अगर जीत जाते हैं तो लोग सेंटर को देख के स्टेट की वोट डालते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। जो 1967 में 9 स्टेट्स में हार के आए थे, अब उनमें से 8 स्टेट हैं जो उसके अंदर कांग्रेस एक बार फिर से आ गई, और इस तरीके से उन्होंने अपना डोमिनेंस है जो एक बार फिर से बना लिया। ये गेम प्लान था इलेक्शन पहले करवाने का। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1971 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन था उसमें लोगों से कुछ वादे किए। उन्होंने पहला प्रॉमिस किया कि जैसी उनकी सरकार बनेगी तो वो प्रीवी पर्स पॉलिसी है जो उसको खत्म करेंगी। अब प्रीवी पर्स क्या चीज है? जो इंडिया के अंदर 1967 के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट थी, देसी रियासतें थी, राजे महाराजे थे, तो इनको सरकार की तरफ से अकोमोडेशन मिलती थी, पैसा मिलता था, पेंशन मिलती थी। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि ये बड़े बड़े राजाओं को मिलने वाली जो हेल्प है इसको हम बंद कर रहे हैं, और इससे जितना भी पैसा बचेगा ये पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए लगाएंगे। और उन्होंने प्रीवी पर्स पॉलिसी को एक ऑर्डिनेंस लेके आए और उस ऑर्डिनेंस के जरिए इसको रद्द कर दिया कि आज के बाद प्रीवी पर्स किसी को नहीं मिलेगा, उनके पर्स में कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट डाला और इंदिरा गांधी 1971 का इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आई, और इंदिरा गांधी एक बार फिर से देश की 1971 में प्राइम मिनिस्टर बनी। 1971 के अंदर इंदिरा गांधी को एक बार फिर से लगभग 352 सीटें जो वो मिली। तो ये था आपका चैप्टर जिसके ऊपर आज हमने चर्चा की, चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5। इसके बाद जल्दी ही हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे और चैप्टर का नाम होगा रिस्टोरेशन के बाद
इमरजेंसी वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे।